जब से मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, उसके बाद से ही बीजेपी ताबड़तोड़ तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की 10 उन लोकसभा सीटों की जहां पर बीजेपी ऐसे जबरदस्त सरप्राइजिंग फेस उतार सकती है जो सभी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी ने कौन कौन सी लिस्ट के नाम जो हम रेकमेंड किए हैं, हर लोकसभा से 2 या 3 ऐसे नाम भेजे गए हैं ऊपर, लेकिन हम उन नामों पर चर्चा आज करने वाले हैं जो सरप्राइज हो सकते हैं और बड़ी जबरदस्त जो है समीकरण वो सभी के बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंबाला लोकसभा से। अरुण, जहाँ तक अम्बाला लोकसभा सीट की बात है, वहाँ बीजेपी के पास पैनल में 2 नाम गए हैं। पहला नाम है पूर्व सांसद कुणाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का, और दूसरा नाम है सढौरा के पूर्व विधायक बलवंत सिंह सढौरा का। लेकिन मुझे लगता है इसमें 2 नाम और भी पेंडिंग पड़े हैं, और वो नाम है अशोक तंवर का और कृष्ण बेदी का। अशोक तंवर का नाम बीजेपी ने जहाँ सिरसा के लिए भेजा है, वहीं पर वो खुद अम्बाला से लड़ना चाहते हैं, तो सरप्राइजिंग नाम हो जाएगा अम्बाला से अगर अशोक तंवर आते तो भी। और कृष्ण बेदी का नाम भी आज से 15 दिन पहले की रेस में नहीं था। वो जहाँ सिरसा की तैयारी कर रहे थे, वहीं विधानसभा के लिए नरवाड़ा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक चर्चाएं पड़ चुकी हैं कि अगर अशोक तंवर सिरसा चुनाव लड़ते हैं तो उन कंडीशन में कृष्ण बेदी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दोनों सरप्राइजिंग फेस यहाँ से बीजेपी के लिए रह सकते हैं। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो चमार वोट से लेकर वाल्मीकि वोट को साधने के लिए इन दोनों प्रत्याशियों को उतारना बेहद जरूरी हो जाएगा। हाँ, दोनों सीटों पर एक कास्ट को प्रत्याशी नहीं बनाएगी बीजेपी, एक पर वाल्मीकि को बनाएगी तो एक पर चमार को बनाएगी, क्योंकि दोनों वोट बैंक हरियाणा में बड़े वोट बैंक हैं। तीसरा जो धानक बिरादरी का वोट है वो एससी में तीसरे नंबर का वोट आता है, चौथे नंबर बाजीगर का आता है। बाजीगर को कोई भी पार्टी अभी तक जो है लोकसभा में चुनाव में टिकट नहीं देती है। हम मजहबी सिख है, जैसे चंद्रजीत सिंह रोड़ी को इनेलो ने वहां से बनाया था, तो वो एक खेल हो सकता अलग से। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी जहां तक गेम चेंज करेगी, सुनीता दुग्गल के टिकट काटेगी, वहां पर उनके पास रविंद्र बलियाड़ा भी है चेहरे के तौर पर। वहीं पर पुराना जो है रोड़ी के और उसके विधायकों की जो संख्या थी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी साइड में जा सकती है। कलावड़ी के पूर्व विधायक हैं बलकौर सिंह, उनको ऊपर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन वो सरप्राइजिंग फेस नहीं रहेंगे। सरप्राइजिंग फेस तो या तो अशोक तंवर एक जगह रहेंगे और दूसरे तौर पर अंबाला में कृष्ण बेदी ही हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो अभी तक ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि नायब सैनी का ही नाम भेजा गया है। इसमें कौन से ऐसे चकित करने वाले चेहरे हो सकते हैं? देखिए, नायब सैनी का जो नाम गया था वो मौजूदा सांसद के तौर पर गया था। हमें ये बात समझनी चाहिए कि बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो नायब सैनी की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में सैनी वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने की रहेगी। इसलिए 100% उनको टिकट नहीं मिलेगी। अब डिपेंड ये करेगा बीजेपी सरप्राइजिंग फेस किसे बनाएगी। क्या बीजेपी नवीन जिंदल को या उनकी पत्नी शालू जिंदल को प्रत्याशी बनाकर सरप्राइजिंग फेस देगी, या एक नया नाम और भी है मनजिंदर सिंह सिरसा का। वो दिल्ली के बड़े सिख नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको यहाँ पर बीजेपी से चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि इस सीट के ऊपर लगभग 1.5 लाख के करीब सिख वोटर हैं। तो उनको लुभाने के लिए सरप्राइजिंग फेस के तौर पर कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर बीजेपी सिरसा को भी लाने का काम कर सकती है। तो बड़ी बात है, जैसे गठबंधन वहां पे चुनाव लड़ रहा है, सुशील गुप्ता आ गए हैं, तो बीजेपी को भी कुछ बड़ी तैयारी वहां पे करनी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट को लेकर फंस गई है। इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहां सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बनाकर वैसे वोटरों पर निशाना साधा है, वहीं राजकुमार सैनी के चुनाव मैदान में उतरने के चलते जो सैनी वोटरों के लिए भी बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। अगर राजकुमार सैनी नहीं आते तो फिर बीजेपी सैनी वोटरों को इग्नोर करके किसी वैश्य को या किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देने का काम कर सकती थी, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के तौर के ऊपर कुरुक्षेत्र में बीजेपी के पास डीडी शर्मा के तौर पर भी एक बड़ा चेहरा है, जिन्हें 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और अपनी बिरादरी के अच्छे खासे वोट भी हासिल किए थे। डीडी शर्मा भी 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी व्यक्तिगत पकड़ रखते हैं। कलायत उनका जन्म स्थान है, पेवासी चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव के जरिए पूरे पार्लियामेंट में उनकी अपनी टीम भी है। तो यानी बीजेपी कुरुक्षेत्र सीट ऐसी सीट है वहां पर 100% सरप्राइजिंग फेस ही आएगा। बिल्कुल। करनाल की बात करें, सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है लोकसभा को लेकर के बीजेपी की। करनाल में मुझे लगता है कि मौजूदा जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, संजय भाटिया विधानसभा में जाना चाहते हैं। उस कंडीशन में यहाँ भी सरप्राइजिंग फेस आएगा। और जो 2 दावेदार यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से जो गए हैं, वो चाहे एडवोकेट वेदपाल हैं, चाहे वो योगेंद्र राणा है, मुझे लगता है कि दोनों पर बीजेपी दांव लगाएगी। मुझे लगता है कि
अगर बीजेपी रोहतक में खेला करेगी, वहां पर दीपेंद्र को घेरने के लिए जो हमने चर्चा की थी पिछले किस्त के अंदर जो है, उसमें अगर एक फेज को टिकट देती है तो अरविंद शर्मा को बीजेपी सरप्राइजिंग फेज के तौर पर करनाल में ही शिफ्ट करेगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि संजय भाटिया खुद नहीं चाहते या क्या है, क्योंकि एक वैसे तो विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, सुपर सीएम भी उन्हें कहा जाने लगा था। देखिए, जो संजय भाटिया की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स सेंटर की बजाय कहीं स्टेट पर फोकस हो रही है। वो चर्चा यही है कि वो स्टेट की पॉलिटिक्स में निकट भविष्य में वही जगह हासिल करना चाहते हैं जहां पर आज खट्टर साहब खड़े हैं। यानी उनके मन में भी है कि अगर बीजेपी भविष्य में दोबारा से किसी पंजाबी चेहरे को सिमराना चाहेगी तो वो उस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। वो संघ के नज़दीकी हैं, वो खट्टर साहब के नज़दीकी हैं, वो बीजेपी हाईकमान के नज़दीकी हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर 2024 में विधायक बन लिया जाए, क्लब 90 में शामिल हो लिया जाए, तो उनका वो जो बड़ा सपना है वो भविष्य में जाकर साकार हो सकता है। बिल्कुल, इस विषय पे बाद में चर्चा करेंगे। अगली सीट की हम चर्चा करते हैं, रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा हम बता चुके हैं, पहले भी एक अलग से बनाया था कि वहाँ सरप्राइजिंग फेस के तौर पर जो है बीजेपी के पास 3 चेहरे हैं। वो चेहरे वो हैं जिनमें से एक चेहरे की चर्चा होती है। हम बाबा बालकनाथ को सरप्राइजिंग फेस नहीं कह सकते क्योंकि उनकी चर्चा चल रही है। सरप्राइजिंग फेस के तौर पर वहाँ पर एक्टर जो है रणदीप हुड्डा हो सकते हैं। ये रणदीप हुड्डा रोहतक के रहने वाले हैं, उनका अपना ग्लैमर है, उनकी अपनी फॉलोइंग है, वो जाट भी हैं, वो हुड्डा भी हैं। तो इस कंडीशन में बीजेपी के सबसे सरप्राइजिंग फेस है वो रणदीप हुड्डा हो सकते हैं। नंबर 2 पर विनोद शर्मा भी हो सकते थे, लेकिन उनकी चर्चा भी रोहतक में पिछले 10 दिन से चल रही है, तो अब वो भी सरप्राइजिंग फेस बीजेपी के लिए नहीं है। वहाँ पर रणदीप हुड्डा ही सबसे बड़े सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। रणदीप हुड्डा हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो जो वीर सावरकर मूवी बनाई है उसको लेकर के वो बीजेपी की काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ की है। तो हमें भी लग रहा है कि अब वो शायद राजनीति में आना चाहते हैं। आ सकते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो है सियासत की जो चाहत है वो बीच बीच में उजागर भी हुई है। और बीजेपी नेताओं के साथ नज़दीकियाँ बता रही है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एक फिक्र के स्टार्स में शामिल हैं। बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े चेहरे के खिलाफ उनको चुनाव मैदान में उतारकर 10वीं सीट को जीतने के लिए दांव भी खेल सकती है। बहुत बड़ी बात है। सोनीपत लोकसभा की अगर बात करें तो देखिए, सोनीपत लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी की तरफ से जहां वर्तमान सांसद रमेश कौशिक चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं, वहीं मोहनलाल बड़ोली जो राय के विधायक हैं वो भी हम सांसद बनना चाहते हैं। योगेश्वर दत्त पहलवान जो 2 चुनाव हार चुके हैं वो भी सांसद बनना चाहते हैं। राजीव जैन है वो भी सांसद बनना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू मोर वो भी विधायक बनना चाहते हैं। और जो सोनीपत के जिलाध्यक्ष थे वो भी राणा भी चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन जो है 5 चेहरों की एक कतार में एक ऐसा छठा चेहरा भी खड़ा है जो सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है, और है भूपेश्वर दयाल। भूपेश्वर दयाल सीएम के ओएसडी थे, उन्होंने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि वो बड़ी सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर भूपेश्वर दयाल की नज़र कहीं ना कहीं सोनीपत पार्लियामेंट सीट के ऊपर है, और अगर वो चुनाव मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनका दावा सबसे मजबूत रहेगा और वो सोनीपत सीट पर बीजेपी के सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा की। देख, गुरुग्राम में कोई सरप्राइजिंग फेस नहीं है। वो राव इंद्रजीत की जो सीट इकलौती सल्तनत, हाँ इकलौती सल्तनत, सबसे मजबूत प्रत्याशी है। पीएम के चहेते भी हैं, विश्वास पात्र भी है, मित्र भी है। तो वहाँ पर कोई सरप्राइजिंग फेस नहीं है। बेशक सुधा यादव का नाम वहाँ पर गया है, लेकिन वो पैनल में एक सिस्टम के तहत दूसरा नाम डाला गया है। टिकट तो इंद्रजीत को ही मिलेगी। फरीदाबाद लोकसभा, फरीदाबाद में भी कोई सरप्राइजिंग फेस नहीं है। वहाँ जो 2 दावेदार हैं, चाहे वो केपी गुर्जर हैं और चाहे विपुल गोयल हैं, दोनों में से एक को टिकट मिलेगी। तीसरा कोई प्रत्याशी या सरप्राइजिंग फेस फरीदाबाद सीट पर कोई भी नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट ऐसी है जहाँ पर बड़े जो दावेदार थे भूपेंद्र यादव वो अलवर में जा चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास वहाँ पर जाट चेहरे के तौर पर आज की तारीख में सिर्फ वर्तमान जो सांसद धर्मवीर सिंह वही बचे हुए हैं। वो मजबूत भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सरप्राइजिंग फेस के तौर पर किसी को उतार सकती है तो वो बबीता फोगाट हो सकती हैं। बबीता फोगाट भी टिकट मांग रही हैं। वो बेशक से चुनाव हार गई थी, लेकिन बाकी के इलाकों में उसका एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं जाट वोटरों के साथ रहने के लिए बीजेपी उनको सरप्राइजिंग फेस पर ला सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा दवा आज की तारीख में भी भूपेंद्र यादव के जाने के बाद कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह का ही बनता है। हिसार लोकसभा, हिसार लोकसभा सीट ऐसी है जो इस समय फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी की नज़र भी हिसार सीट के ऊपर है और
उसको टिकट मिलने की संभावना के चलते ही जो दिग्विजय चौटाला हैं वो भी अपने प्रचार अभियान पर अघोषित तौर पर निकल चुके हैं। और बीजेपी के भी और बीजेपी से बाहर के भी 8 जो चेहरे हैं इस सीट पर दावा कर रहे हैं। बीजेपी से बाहर के रणजीत सिंह दावा कर रहे हैं, बीजेपी से बाहर के गोपाल कांडा दावा कर रहे हैं, सिरसा के जिला अध्यक्ष रहे आदित्य देवलाल भी दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए कैप्टन अभिमन्यु भी दावा कर रहे हैं, वहीं कुलदीप बिश्नोई भी दावा कर रहे हैं, रणबीर गंगवा भी दावा कर रहे हैं। यानी दावेदारों की लंबी चौड़ी फौज है कि उसके ऊपर कमल गुप्ता भी दावा कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब ये कह सकते हैं कि सोनीपत के बाद सबसे ज्यादा दावेदार हिसार लोकसभा सीट पे भी हिसार लोकसभा सीट पर है। और मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं। मुझे सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे नजर आता है। और बीजेपी कोटे में ये सीट आती है तो कुलदीप बिश्नोई ही सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट बीजेपी के लिए हो सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। ये तो सरप्राइजिंग कैंडिडेट्स की बात की थी। सिरसा लोकसभा शायद अंबाला के साथ डिस्कस हमारा हो गया है। हाँ। या और कोई नाम बचा है? नहीं, वही नाम रहेंगे सरप्राइजिंग फेस के तौर पर। वहां पर बीजेपी जो पूर्व में बड़े अधिकार है कामराज का नाम भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी हाईकमान किसी लोकल फेस को ही देखेगी। और लोकल फेस के तौर पर जहां अशोक तंवर का दावा सबसे मजबूत है, वहीं सुनीता दुग्गल के टिकट कटने के हालात में वहां पर बलकौर सिंह ही सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि रुंदर बलियाड़ा हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिरसा बेल्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बलकौर सिंह ही वहां पर सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। बिल्कुल, वैसे तो बीजेपी को सरप्राइजिंग पार्टी कहा जाता है, क्योंकि हाल ही में जब चुनाव हुए थे, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बनना हो या फिर शिवराज सिंह चौहान को भी विराम देना हो, हर तरह के बीजेपी हर रोज सरप्राइज देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमने 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की है नामों की। आपको क्या लगता है कि कौन सा चेहरा कहां पर आ सकता है? और एक बात हम कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप पहले कह रहे थे कि जो है वो जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा नहीं होगा, ये चीजें अभी चल रही हैं। और अगर होगा तो कौन सी सीट जेजेपी लेगी वो भी है। हर रोज समीकरण बदल रहे हैं, हर रोज चर्चाएं दूसरी चलती हैं, हर रोज जो है वो कुछ ऐसी चीजें होती है कि गठबंधन यहाँ पे है, गठबंधन इंडिया का भी बन गया है। तो ये अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज वो डिपेंड करती है समय अनुसार क्या है। आज की जो हाल की जो स्थिति है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और फिलहाल जो सरप्राइजिंग चेहरे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इनका कितना प्रभाव हो सकता है और क्या और भी कोई ऐसा नया चेहरा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।